हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख है 12 नवंबर, दिन है मंगलवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में नीतीश कुमार की एंट्री से बढ़ेगी INDIA गठबंधन की मुश्किलें। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही झारखंड में भी राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। अलग अलग नेताओं का दौरा यह बता रहा है कि नेता अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मध्य नजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दौरा झारखंड में होना है। नीतीश कुमार का झारखंड दौरा और JDU की झारखंड में राजनीतिक सक्रियता इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग में परेशानी बढ़ा सकती है। JDU के अलावा राजद भी लगातार लोकसभा चुनाव के बाद नजर राजनीतिक दौरा करा रही है और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। जहां राजद कई सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा पहले भी कर चुकी है। ऐसे में राजद और JDU की सक्रियता इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और JMM के लिए सीट शेयरिंग में परेशानी बढ़ा सकती है। 17 दिनों के बाद भी 8वीं की बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं खुला पोर्टल। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग के आदेश को जिला शिक्षा विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है। जैक ने 8वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि की घोषणा कर दी है। राज्य के दूसरे जिलों में 23 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अब तक एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से स्कूलों को अनुमोदित करने की तिथि 23 दिसंबर तक ही निर्धारित है, जबकि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि 28 दिसंबर 2023 तक तय की गई है। इस लेट लतीफ की वजह से जिले के करीब 1600 स्कूलों में अब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से सेंटर टैगिंग व स्कूल अप्रूवल के बाद ही रजिस्ट्रेशन का कार्य हो सकता है। इसे लेकर शिक्षकों में आक्रोश है। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला बेरेलिया ने कहा है कि 3 दिन पूर्व ही इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उन्हें जब यह बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑफिस स्टाफ की वजह से इसे शुरू नहीं किया जा सका है। जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। गौरतलब है कि 8वीं की बोर्ड परीक्षा में इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से परीक्षार्थी शामिल हो सकते हैं। यह परीक्षा अप्रैल 2024 में होगी। परीक्षा OMR सीट पर होगी। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी की जाएगी। झारखंड आंदोलनकारियों को नहीं मिल रहा पेंशन। शहर के बाजार टांडा में झारखंड पार्टी जिला समिति की बैठक सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ हुई। बैठक की अध्यक्षता योगेश वर्मा ने की। मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक तरीके से मजबूत किया जाए, जिससे आगामी वर्ष होने वाले चुनाव में लोकसभा एवं विधानसभा के उम्मीदवारों को जीत दिलाया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे। यहां तक कि राज्य की हेमंत सरकार भी आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सम्मानित करने, पेंशन निर्धारित करने का वादा की थी, लेकिन आंदोलनकारियों को अब तक कुछ नहीं मिल पाया है। उन्होंने वर्तमान झारखंड सरकार से यथाशीघ्र सभी लाभ आंदोलनकारियों को देने की मांग की। वहीं उत्तरकाशी जिले के टंडल हादसे के जाबाज श्रमिकों को अधिक से अधिक सुविधा दिए जाए। साथ ही कहा गया कि झारखंड के विकास के लिए फिर से एक बार वृहत आंदोलन करने की जरूरत है। ED ने झारखंड के CM हेमंत सोरेन को छठी बार भेजा समन। जमीन खरीद फरोख्त मामले में होगी पूछताछ। परिवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि 48 वर्षीय सोरेन को यहां हिनो क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री को समन 12 दिसंबर यानी आज के लिए है। यह सोरेन को जारी किया गया छठा नोटिस है, लेकिन उन्होंने कभी गवाही नहीं दी, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बाद में झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर करते हुए ED की कार्रवाई से सुरक्षा मांगी और समन को अनुचित बताया। दोनों अदालतों ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि उनके खिलाफ द्वेष से समन जारी किया गया है। सोरेन ने दावा किया था कि राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता और अशांति पैदा करने के एकमात्र उद्देश्य से उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे। ED ने उन्हें 14 अगस्त के लिए अपना पहला समन जारी किया था। ED का आरोप है झारखंड में माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने का एक बड़ा रैकेट चला रहा था और इसी संबंध में जांच की जानी है। एजेंसियों ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी छवि रंजन भी शामिल है।
जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे। राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य धन शोधन मामले में ईडी ने पिछले साल नवंबर में सुरेन से पूछताछ की थी और तब से उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। राज्य सरकारों को आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा छोड़ बनाए रखने पर ध्यान देने की जरूरत। झारखंड समेत राज्यों में आदिवासियों के धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि यह राज्यों का विषय है और राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनजाति समुदाय के जीवन मूल्य, भाषा, संस्कृति और परंपराएं अछूते रहें। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। झारखंड से सांसद सेठ ने पूछा था कि क्या सरकार का ध्यान उनके राज्य में आदिवासियों के धर्मांतरण पर है। जवाब में मुंडा ने कहा, वैसे तो यह विषय राज्य सरकारों का है और राज्य सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तमाम समुदाय, खासकर जनजातियों के जीवन मूल्य, भाषा, संस्कृति और परंपराएं अछूते रहें। उन्होंने कहा कि सदस्य ने जो विषय उठाया है उस तरह की शिकायतें कुछ राज्यों में आती हैं कि वहां इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जनजाति शोध संस्थानों और राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि वे आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा की जीवंत व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए संवेदनशील रहकर काम करें ताकि मूल उद्देश्य बना रहे। झारखंड में पूर्वी परिषद की अगली बैठक, केंद्र ने दे दी सहमति, तारीख का जल्द होगा ऐलान। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक झारखंड में होगी। तिथि को लेकर केंद्र सरकार से जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। यह जानकारी झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पटना से लौटने के बाद पत्रकारों को दी। इसके पूर्व उन्होंने पटना में एक बार फिर से विभिन्न मदों में बकाए और सिंचाई से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कोल इंडिया लिमिटेड की इकाइयों और अन्य कोल कंपनियों के ऊपर राज्य सरकार के 78,270 करोड़ रुपए बकाया होने के मुद्दे पर बात की। कहा कि कोल कंपनियों ने राज्य सरकार की 80,000 एकड़ सरकारी भूमि का उपयोग किया, लेकिन इसके एवज में अब तक राज्य को बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही जोड़ा कि खनन कार्य बंद होने के बाद विविध माइंस क्लोजर नहीं कराने से अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। अमित शाह बोले, कांग्रेस की फितरत ही भ्रष्टाचार। सांसद के घर से करोड़ों की नकदी बरामद होने पर चुप है सभी दल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद होने पर विपक्ष को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद नहीं हुई। कांग्रेस के साथी दलों से पूछा कि आखिर वे चुप क्यों हैं। कांग्रेस का मौन तो समझ में आता है क्योंकि उनकी फितरत ही भ्रष्टाचार है, परंतु तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके और सपा सही सभी दल चुप्पी साधे बैठे हैं। झारखंड जैसे गरीब राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होना और भ्रष्टाचार होना आंख खोलने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि इस तरह का भारी भ्रष्टाचार व्यापक होने पर भी अगर एजेंसी कार्रवाई न करे तो एजेंसियों की क्षमता पर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी से लेकर INDIA गठबंधन के सभी नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। शाह ने कहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार के इस मामले को देश के हर व्यक्ति तक ले जाएगी और जागरूकता लाने का प्रयास करेगी। रांची में नाबालिग के साथ हैवानियत, किडनैपिंग के बाद गैंगरेप, हालत बिगड़ने पर सड़क पर फेंका। रांची में अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर निकली एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की वारदात हुई है। 8 युवकों ने मिलकर उसे किडनैप कर लिया और इसके बाद एक मकान में ले जाकर उसका गैंगरेप किया। अत्यधिक खून बहने के कारण लड़की बेहोश हो गई तो उसे सड़क के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। बाद में होश में आने पर लड़की किसी तरह अपने दोस्त के घर पहुंची और इसके बाद यह मामला सामने आया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता खूंटी जिले की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि वह शनिवार की शाम त्रिपुदाना स्थित हुलहुंडू में अपने दोस्त से मिलने आई थी। उससे किसी बात पर अनबन होने के बाद वह अकेली सड़क पर निकल आई। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और रांची के नामकुन इलाके में एक घर में ले गए। यहाँ 8 युवकों ने उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। रात भर हैवानियत करने के बाद जब नाबालिग की स्थिति बिगड़ती देखी तो उसे बाइक से लाकर 10 माइल चौक में सड़क पर फेंककर फरार हो गए। बाद में दोस्त उसे लेकर त्रिपुदाना ओपी पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छानबीन के दौरान पुलिस को घटनास्थल पर शराब की बोतलें मिली है। हटिया DSP राजा कुमार मित्रा ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोकारो में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन जिलों को दी 168 करोड़ की योजनाओं की सौगात।
जिले में 4 प्रखंड के सोनाबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जिला वासियों को 168 करोड़ 21 लाख 88 हजार रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इनमें 49 करोड़ 23 लाख 29 हजार का योजनाओं का उद्घाटन किया और 118 करोड़ 98 लाख 58 हजार रुपए की योजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने 331 करोड़ 56 लाख 79 हजार रुपए की परिसंपत्ति का वितरण लाभुकों के बीच किया। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने कई लोगों और छात्राओं से सीधा संवाद किया और उनको योजनाओं की जानकारी दी और उनका लाभ लेने की अपील की। इस कार्यक्रम में आम सभा को भी सीएम ने संबोधित किया। सीएम ने कहा कि 24 नवंबर 2023 से प्रदेश के गांव-गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां सभी विभागों का स्टॉल लगा हुआ है। सरकार बनने से पहले ही मैंने कहा था कि सरकार बनेगी तो वे दिल्ली और रांची से नहीं बल्कि गाँवों से सरकार चलेगी और यह सपना आज जाकर साकार हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछली बार ऐसे शिविर में 55 लाख आवेदन प्राप्त हुए तो मैं हैरान रह गया। इससे साफ लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने आम जनता के लिए कोई काम नहीं किया। इस राज्य की जनता ने पिछड़ेपन का दर्द झेला है और हमने आपके दर्द को समझा है। कोरोना के कारण घरों में कैद रहे, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वैसे ही हमारी सरकार जनता को योजनाओं से लाभान्वित करने का काम किया है। आगे सीएम ने कहा है कि मैंने पेंशन का कानून बनाया है। पहले 15 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा था, लेकिन मेरी सरकार ने कोरोना काल के बाद 2.5 वर्ष में 37 लाख लोगों को पेंशन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 3 साल में प्रदेश का ऐतिहासिक विकास हुआ है, क्योंकि हमारी विरोधी ने किसानों को 8 लाख केसीसी दिया पर मेरी सरकार ने 3 साल में 23 लाख केसीसी दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने राज्य की हालत बदतर कर दी। हमारी सरकार ने 8 लाख बच्चियों को साइकिल योजना से जोड़ा। बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार पूरा खर्च उठाएगी, क्योंकि आने वाले समय में शिक्षित राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 60,000 के अनुदान को बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा। इससे भी अधिक राशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे रही है। सरकार को पैसा तब तक लौटाना होगा जब तक नौकरी लग न जाए। सीएम ने कहा है कि आज किसानों को भैंस भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर मवेशी की मौत होती है तो पैसा माफ किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछली सरकार किसानों के बीच बीमार पशुओं को वितरण करते थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 11 लाख लोगों के राशन कार्ड को निरस्त किया, लेकिन हमारी सरकार 20 लाख लोगों को हरा कार्ड दिया। अब राशन के साथ साथ दाल भी मुफ्त में मिलेगा। हेमंत सोरेन पर बरसे बाबूलाल मरांडी, राज्यपाल से की सीएम को बर्खास्त करने की मांग। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ईडी के छठे समन पर बड़ा निशाना साधा और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से सीएम सोरेन को बर्खास्त करने का आग्रह किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब पानी सिर के ऊपर बहने लगा है, इसलिए मुख्यमंत्री को सलाह है कि वे बिना देर किए ईडी द्वारा जारी छठे समन का सम्मान करें और बिना देर किए ईडी के सवालों का जवाब देने जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य का मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम आदमी से इस संबंध में उम्मीद नहीं की जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार मीडिया के सामने अपने को बेदाग बताते हैं, तो फिर इस भ्रम को दूर करने का उनको ईडी बार बार अवसर दे रही है। उन्होंने ईडी कार्यालय में जाकर अपना पक्ष विस्तार से रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कानून को हाथ में लेता है उसे ठेंगा दिखाता है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं करते हैं तो सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। छात्र तेजी से नोट गिनने वाली मशीन बनाए, कांग्रेस सांसद धीरज साहू मामले में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी कर 353 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इस मामले को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान चर्चा में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टेक्नोलॉजी के छात्रों से आग्रह किया कि वे भविष्य में एक ऐसी मशीन बनाए जो बिना रुके तेजी से अनगिनत नोट गिन सके। धनखड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में रविवार को 43वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति धीरज प्रसाद साहू के रांची समेत कई शहरों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी। साहू के ठिकानों से 176 बैग में भरकर नोट जब्त किए गए। इन नोटों को गिनने में 5 दिन लगे और 65 कर्मियों ने 2 शिफ्ट में 40 मशीनों से गिनती पूरी की। गिनती के बाद कुल 353 करोड़ 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसी पर बयान दिया है। धनखड़ ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। सत्ता के गलियारों को भ्रष्ट तत्वों ने बेअसर कर दिया है। पहले लोग सोचते थे कि वे कानून के ऊपर है, अब कोई भी कानून से बच नहीं सकता है।
हेमंत सरकार का किसानों को बम्पर तोहफा बैल जोड़ा योजना में 22 किसानों के नाम शामिल। जाने किस तरह से मिलेगा लाभ। साहिबगंज के 22 किसानों को खेती बाड़ी के लिए 90% अनुदान पर एक जोड़ा बैल मिलेगा। जोड़ा बैल वितरण योजना के तहत जिले के सभी प्रखंडों से 22 लाभुकों का चयन प्रखंड स्तरीय कमेटी के माध्यम से किया गया है। सरकार ने किसानों के जीविकोपार्जन के लिए जोड़ा बैल योजना शुरू की है। पहली बार इस योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। इसमें किसानों को मात्र 10% अंशदान देना होगा। 90% राशि सरकार देगी। किसानों को 4,000 रुपये देना होगा। विभाग 36,000 रुपये लाभुकों के खाते में जमा करेगा। पहले चरण में इन किसानों को मिलेगा लाभ। प्रथम चरण में 22 लाभुकों को बैल देने के लिए सरकार 8,80,000 रुपये खर्च करेगी। बैल की आयु 2 साल के आसपास होगी। विभाग ने लाभुकों का खाता खुलवाने का काम शुरू कर दिया है। इस जोड़ा बैल योजना के किसान जोड़ा बैल लेकर अपना खेती करने के साथ साथ दूसरे की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। पलामू के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका। मनरेगा और स्वास्थ्य विभाग में कई पदों के लिए निकली वैकेंसी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पलामू जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली है। इन वैकेंसी के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। नौकरी के लिए ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने मनरेगा के तहत ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर के 3 पद, 3 तकनीकी सहायक, 2 तकनीकी सहायक, 2 लेखा सहायक, 7 कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवा के 18 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मनरेगा के लिए आवेदन 13 दिसंबर से स्वीकार किए जाएंगे और 2 जनवरी शाम 5 बजे तक किए जा सकते हैं। मनरेगा वैकेंसी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वैकेंसी की पूरी जानकारी palamu.nic.in पर उपलब्ध है। सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना का लाभ नहीं देने के आरोप में गोड्डा की DSWO निलंबित। राज्य सरकार ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा अनीसा कुजूर को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की कुछ लाभार्थी बालिकाओं द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष शिकायत की गई थी कि उन्हें उक्त योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और इसकी जाँच का आदेश दिया था। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य की योग्य किशोरियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विवाह उन्मूलन, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार का मानना है कि योजना की लाभार्थी बालिकाओं को समय पर योजना का लाभ नहीं पहुंचाना। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गोड्डा गिरिडीह के 269 सहायक अध्यापकों की मन्नतें पूरी होने पर पहुंचे बाबा के दरबार। मंदिर में की पूजा अर्चना। गिरिडीह में पारा शिक्षकों के पद स्थापित होने पर मंदिर में पूजा की। सर्टिफिकेट जांच के बाद विभाग के द्वारा जिले के 269 सहायक अध्यापकों को पदमुक्त कर दिया गया था। दोबारा बहाली होने पर बगोदर में बेको के सोहन पहाड़ी मंदिर स्थित द्वार सैनी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। जिले के 269 सहायक अध्यापकों की मन्नतें पूरी होने पर वे रविवार को आस्था का प्रतीक बाबा के दरबार में पहुंचे। वहां हाजिरी लगाते हुए मत्था टेका, पूजा अर्चना की। साथ ही मनोकामना पूर्ण होने की खुशी में बाबा के दरबार में बलि भी चढ़ाई गई और फिर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर गिरिडीह सदर विधायक सुधीर कुमार सोनी एवं मंत्री बेबी देवी के पुत्र अखिलेश भी पहुंचे थे। इस अवसर पर सहायक अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा है कि सर्टिफिकेट जांच के बाद विभाग के द्वारा जिले के 269 सहायक अध्यापकों को पदमुक्त किया गया था। पदमुक्त सहायक अध्यापकों को सदर विधायक सुधीर कुमार सोनी के प्रयास से पुनः पदभार मिल गया पाया है। पदमुक्त सहायक अध्यापकों को पदभार मिलने के लिए बगोदर में बेको के सोहन पहाड़ी मंदिर स्थित द्वार सैनी बाबा के दरबार में भी मन्नतें मांगी गई थी। मन्नतें पूरी होने पर आज सहायक अध्यापकों ने बाबा के दरबार में मत्था टेका और पूजा अर्चना किया। इस मौके पर पहुंचे सदर विधायक सुधीर कुमार सोनी ने के प्रति सहायक अध्यापकों ने आभार जताया। विधायक ने कहा है कि आज हम लोगों के चेहरे पर जो खुशी है वह सदर विधायक की देन है। मौके पर विधायक ने सहायक अध्यापकों से कई मामले में बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड सरकार सहायक अध्यापकों के हितों में शुरू से कार्य करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। सदर विधायक सुधीर कुमार सोनी ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन शिक्षा सचिव यूं कहे कि सभी के सहयोग से जिले के 269 सहायक अध्यापकों को पुनः सरकारी नौकरी मिल पाई है। नौकरी मिलने पर आज सिर्फ सहायक अध्यापकों के चेहरे पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे में खुशी है।